लव डेथ एंड रोबोट सीजन 3 एपिसोड 3 द वेरी पल्स ऑफ द मशीन। इससे पहले की सीजन्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है जुपिटर के फोर्थ मून आयो से, जहां पर दो फीमेल एस्ट्रोनॉट अपने रोवर में आयो की जमीन का डेटा कलेक्ट करते करते अपने लैंडर से ऑलमोस्ट 41 किलोमीटर दूर आ गई थी। अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट आगे बढ़ ही रही थी कि तभी आयो की जमीन में से सल्फर का ब्लास्ट होने लग जाता है और अब इसी ब्लास्ट की वजह से इनके रोवर के नीचे की जमीन फटने लगती है और टूटने लगती है, जिस वजह से इनका रोवर पलट जाता है। अब जब रोवर पलट रहा होता है तो हम रोवर में एक बुक को देखते हैं जिसका नाम होता है पोएम्स ऑफ द ओल्ड अर्थ। अब ऐसी कोई बुक रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, इस बुक के ऊपर जिस ऑथर का नाम लिखा हुआ है माइकल स्वानविक, ये असल में एक साइंस फिक्शन राइटर हैं और इन्होंने ही 1998 के अंदर इस एपिसोड की कहानी को एज अ शॉर्ट स्टोरी लिखा था जिसका नाम भी द वेरी पल्स ऑफ द मशीन था। अब रोवर पलटने की वजह से इन दोनों एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट बर्टन की मौत हो जाती है और दूसरी एस्ट्रोनॉट मार्था कीवलसन का ऑक्सीजन टैंक डैमेज हो जाता है और अब मार्था अपने ऑक्सीजन टैंक को डैमेज देकर अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले तो अपने रोवर के ऊपर लगे गेट को तोड़कर उसके ऊपर अपनी दोस्त बर्टन की लाश को लेटाती है और फिर उसके बाद बर्टन के ऑक्सीजन टैंक के साथ अपने ऑक्सीजन टैंक के केबल को कनेक्ट कर लेती है। अब इस सीन के अंदर एक लूपहोल है कि असल में मार्था बर्टन के सूट को या फिर उसके ऑक्सीजन टैंक को अलग करके अपने साथ लेके जा सकती थी, जिससे कि उसको ज्यादा वजन ढोने की जरूरत भी नहीं पड़ती और उसका काम आसान हो जाता। लेकिन वो बर्टन के ऑक्सीजन टैंक को अलग न करके बल्कि उसकी पूरी लाश को ही घसीटकर अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। अब यहाँ पर यह लूपहोल भी हो सकता है, लेकिन इसको दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि मार्था अपनी मरी हुई दोस्त बर्टन की लाश को आयो की एक बंजर जमीन पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो उसे अपने साथ लेकर जाए ताकि उसे प्रॉपर फ्यूनरल मिल सके और शायद इसी वजह से मार्था उसे अपने साथ घसीट कर ले जाने का फैसला करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मार्था अपने ऑक्सीजन पाइप को लिंक करने के बाद सबसे शॉर्टकट रास्ते को ढूंढते हुए बर्टन को उसी रास्ते से घसीटते हुए अपने लैंडर की तरफ बढ़ने लगती है। शॉर्टकट रास्ता होने के बावजूद भी मार्था को लैंडर तक पहुंचने के लिए 41.482 किलोमीटर का रास्ता पूरा करना था, जो सूट के हिसाब से 7.2 आवर्स के अंदर कंप्लीट होने वाला था। अब इस बीच मार्था अपने ऑर्बिटल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑर्बिटल से कांटेक्ट टूट गया था और अब फिर से कांटेक्ट को रिकनेक्ट होने में 12 घंटे का समय लगने वाला था। यानी कि मार्था अगर अपने ऑर्बिटल से फिर से कनेक्ट होने के लिए वहीं पर रुकी रही तो ऑर्बिटल से फिर से कनेक्शन जुड़ने से पहले ही मार्था मर जाएगी और इसी वजह से मार्था ऑर्बिटल से रिकनेक्ट होने का इंतजार करने की बजाय आगे बढ़ने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 2 या 2.5 घंटे तक चलने के बाद मार्था बुरी तरीके से थक जाती है और थकने की वजह से वो अचानक से नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही मार्था नीचे गिरती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और अब मार्था अपने हाथ के दर्द को कम करने के लिए एनालेगेसिस नाम का ड्रग ले लेती है। ये ड्रग रियल लाइफ में भी इंजरी या फिर बोन फ्रैक्चर के टाइम पर पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ड्रग के साइड इफेक्ट ये हैं कि इस ड्रग को लेने के बाद आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। और अब हम देखते हैं कि इस ड्रग को लेते ही मार्था को नशा हो जाता है और अब वो नशे के अंदर ही आगे बढ़ना शुरू कर देती है। अब थोड़ी दूर तक आगे बढ़ने के बाद अचानक से मार्था को कोई आवाज सुनाई देने लगती है। पहले तो मार्था को लगता है कि यह आवाज उसकी दोस्त की है और शायद हो सकता है कि वो जिंदा है। अब क्योंकि मार्था इस समय पे नशे में थी तो इसलिए उसका दिमाग ये नहीं सोच पाता कि उसकी दोस्त टूटे हुए हेलमेट के अंदर बिना हवा के इतने टाइम तक जिंदा रह ही नहीं सकती और क्योंकि मार्था के दिमाग में ये बात नहीं आती तो इसीलिए वो अपने फ्रेंड के फेस को साफ करके उसे देखने लगती है और अब यहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। अब इसके बाद मार्था फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है और अब हम देखते हैं कि मार्था जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करती है वैसे ही उसे किसी के बोलने की आवाज फिर से सुनाई देने लगती है, लेकिन मार्था उन आवाजों को इग्नोर करने की कोशिश करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे आवाज के साथ साथ वहां पर पड़ी चट्टानों की शेप बदलती भी दिखाई देने लगती है और साथ ही मार्था को वो चट्टानें मूव भी करती दिखाई दे रही थी। लेकिन मार्था इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है और अब इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते वो काफी आगे निकल आती है और अब उसे सिर्फ 14.174 किलोमीटर ही कंप्लीट करने थे और ये डिस्टेंस सूट के हिसाब से 2.4 आवर्स के अंदर कंप्लीट होने वाला था। लेकिन इस समय तक मार्था बुरी तरीके से थक चुकी थी, लेकिन क्योंकि सिर्फ 14.74 किलोमीटर ही बचे थे तो इसलिए मार्था अपने आप को बूस्ट करने के लिए फिर से एक और ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेती है और इस ड्रग का नाम एम्फेटामिन होता है। एम्फेटामिन का यूज बॉडी और ब्रेन के बीच जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं उनको फास्ट करने के लिए होता है, यानी कि ये ड्रग आपके काम करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ये ड्रग आपके एक्शंस को फास्ट कर देता है और आपको जगाए रखने में मदद करता है। लेकिन इस ड्रग का साइड इफेक्ट भी यही है कि ये ड्रग हेलुसिनेशन क्रिएट करता है, यानी कि अब तक मार्था ने 2 ऐसे ड्रग ले लिए थे जिन दोनों ही ड्रग के साइड इफेक्ट हेलुसिनेशन थे। एंड हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से ही किसी भी ड्रग को अपने आप लेने की कोशिश मत करना अपने काम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अगर आपको ये ड्रग किसी भी तरीके से लेना है तो इन ड्रगों को डॉक्टर की सलाह से ही लेना, अदरवाइज इन ड्रग से दूर ही रहना, क्योंकि ये ड्रग आपकी जान तक ले सकते हैं। अब जैसे ही मार्था एम्फेटामिन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है वैसे ही उसे अजीब सी आवाज और ज्यादा तेजी से सुनाई देने लगती है और अब मार्था फिर से इन सभी आवाजों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है और अब थोड़ी
दूर तक आगे बढ़ने के बाद मार्था को पता चलता है कि ये आवाज असल में उस मून की है जिस मून पर वो चल रही है, यानी कि ये आवाज आयो की है। और क्योंकि उसे ये सारी आवाजें अपनी फ्रेंड बर्टन की आवाज जैसी सिमिलर सुनाई दे रही थी, तो उसे लग रहा था कि ये सारी आवाजें और कुछ नहीं बल्कि मार्था के ड्रग लेने की वजह से, हेलुसिनेशन की वजह से क्रिएट हो रही है। लेकिन जब ये आवाज खुद एडमिट करती है कि वो बर्टन नहीं बल्कि आयो है, तो मार्था बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और अब आयो मार्था को बताती है कि वो सिर्फ मून नहीं बल्कि वो एक मशीन है जिसके अंदर हजारों सालों का डेटा स्टोर है और वो अभी भी हर एक चीज को समझने की कोशिश करती है। और वो मशीन आयो अभी भी यूनिवर्स की अलग अलग तरीके की जानकारी को इकट्ठा करके अपने अंदर स्टोर करके उसे स्टडी करती रहती है। आयो मार्था को आगे बताते हुए बोलती है कि वो चाहती है कि मार्था और बर्टन उसका हिस्सा बन जाएं ताकि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को अच्छे से समझ सके। और अब जैसे ही मार्था अपने हेलमेट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ऑन करती है, वैसे ही उसे बेजान आयो मून अलग तरीके से दिखाई देने लगता है। मार्था को उसके आसपास मैग्नेटिक वेव दिखाई देने लगती है जो डेटा को ट्रांसफर करने और उसको कॉपी करने का काम करती है। और उन्हीं वेव के अंदर आयो का सारा डेटा भी स्टोर होता है। ये वेव एक तरीके से डेटा केबल का काम करती थी। और अब मार्था को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वेव्स ही हैं जिनकी मदद से आयो सभी से लिंक बनाती है और सारा डेटा कॉपी करती है। अब इसके बाद मार्था देखती है कि आयो अपनी वेव्स को बर्टन की एक फूटी हुई आंख के अंदर भेज रही है। आयो ऐसा करके बर्टन के ब्रेन और बॉडी से लिंक बनाकर उसे कंट्रोल कर रही थी। और अब जब आयो बर्टन से लिंक बना रही होती है तभी मार्था बेहोश हो जाती है। और अब मार्था के बेहोश होते ही आयो बर्टन को कंट्रोल करके मार्था को गोदी में उठा लेती है और फिर उसे अपने साथ सल्फर के एक तालाब के पास ले जाती है। और अब इसके बाद आयो सबसे पहले तो मार्था को जमीन पर लेटा देती है और फिर उसके बाद बर्टन को सल्फर के तालाब में कूदा देती है। और अब क्योंकि बर्टन सल्फर के तालाब में कूद गई थी तो इसलिए बर्टन के ऑक्सीजन टैंक से मार्था को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है, जिस वजह से मार्था का सूट फिर से उसे उसी के ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन देना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि मार्था के ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं थी तो इसलिए उसका सूट मार्था को वार्निंग देने लगता है। और अब वार्निंग के साउंड की वजह से मार्था भी जग जाती है। और अब जैसे ही मार्था को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास बर्टन नहीं है और उसके सूट में सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड की ऑक्सीजन ही बची है। और अब एक तरफ तो उसके सूट में सिर्फ 1 मिनट 41 सेकंड की ऑक्सीजन बची थी, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने 110 डिग्री सेल्सियस वाला सल्फर का बहुत बड़ा तालाब था। और अब मार्था को इन दोनों ही चीजों को देखने के बाद ये बात क्लियर हो गई थी कि यही उसकी जिंदगी का अंत है। और साथ ही आयो भी मार्था को सल्फर के तालाब में कूदने को बोल रही थी। आयो का कहना था कि सल्फर के इस तालाब में कूदने पर मार्था आयो के प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएगी और वो अपने शरीर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी आत्मा को अमर करके आयो का हिस्सा बन जाएगी। और अब क्योंकि मार्था ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने लैंडर तक नहीं पहुंच सकती थी तो इसीलिए वो फाइनली फैसला करती है कि वो आयो का हिस्सा बनेगी और वो अपनी आत्मा को अमर कर लेगी। अब इसके बाद मार्था आयो के कहने पर ये बोलकर 110 डिग्री सेल्सियस वाले सल्फर के तालाब में कूद जाती है कि या तो अब मैं अमर हो जाऊंगी या फिर ये मेरी जिंदगी का आखिरी सपना है। और अब हम देखते हैं कि मार्था ये बोलने के बाद तालाब में कूद जाती है। और अब जैसे ही मार्था सल्फर के तालाब में गिरती है वैसे ही उसका सूट और उसकी बॉडी मेल्ट होने लगती है। और अब मार्था की बॉडी मेल्ट होने की वजह से मार्था की बॉडी अचानक से ब्लास्ट कर जाती है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि इस ब्लास्ट की वेव पूरे आयो पर फैल जाती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल लिक्विड सल्फर होता है वो रियल लाइफ में भी मांस या मीट को तेजाब से भी बुरी तरीके से बर्न कर देता है। अब इस एपिसोड के अंदर 2 कंडीशनें हैं, या तो मार्था से कोई आयो बात कर ही नहीं रही थी, वो बस ड्रग की वजह से हेलुसिनेट कर रही थी और इन्हीं हेलुसिनेशंस की वजह से उसने आखिर में सल्फर के अंदर कूदकर अपनी जान दे दी और खुद के कूदने से पहले उसने अपनी दोस्त को सल्फर के तालाब में फेंक दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्था को हेलुसिनेशन तो हो रहे हों बट असल में आयो भी मार्था से बात कर रही हो और मार्था सच में आखिर में आयो से लिंक हो गई हो, यानी कि वो चट्टानों का शेप बदलना हेलुसिनेशन हो सकता है बट आयो का बात करना और आयो की वेव दिखना और साथ ही सल्फर के अंदर कूदकर आयो से लिंक हो जाने वाली बात पूरी तरीके से सच हो। और हो सकता है कि आयो किसी एलियन सिविलाइजेशन का क्रिएट करा गया एक स्पेस डेटा सेंटर हो जिसे हजारों साल पहले हमारे सोलर सिस्टम को समझने और वहाँ के सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए हजारों साल पहले किसी एलियन स्पीशीज ने स्टेबलाइज करा हो और ये आयो डेटा सेंटर अभी तक उस एलियन सिविलाइजेशन के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा हो। अब ये एपिसोड हमें ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि जरूरी नहीं है कि जिस शक्ति को आप समझ ना सके उसका अस्तित्व ही ना हो। ये हो सकता है कि वो अस्तित्व में हो बट वो आपको चमत्कार दिखाकर खुद को प्रूव करने में यकीन न रखती हो, क्योंकि जो आपसे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है या शक्तिशाली है वो आपके सामने खुद के अस्तित्व को साबित करने के लिए आपके लेवल तक नहीं गिरेगा, क्योंकि जो शक्ति आपसे बहुत बहुत और हद से ज्यादा बड़ी है उसे आपके विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत में वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको अगर यूनिवर्सल एनर्जी या फिर भगवान को समझना है, उनकी शक्ति को देखना है, महसूस करना है, तो आप उस यूनिवर्सल एनर्जी या फिर भगवान से बोलोगे कि तू मेरा ये काम कर देगा या फिर मेरा ये सपना पूरा कर देगा या मेरी ये मन्नत पूरी कर देगा तो मैं
मानूंगा कि तू है, तब मैं जाकर तेरी पूजा करूंगा। यानी कि इस कंडीशन में आप अपने से बहुत शक्तिशाली शक्ति जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है और इस तरीके की सारी एंटायर टाइमलाइन को बनाया है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो। तो अगर आप भगवान के सामने इस तरीके का एटीट्यूड दिखाओगे तो आपको साफ साफ बोल देंगे जब भाग यहाँ से, नहीं आता तेरे सामने। वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो। उन्होंने ही आपको, इस पूरी दुनिया को, इस पूरे यूनिवर्स को, मल्टीवर्स को और सभी डायमेंशंस को और हर एक चीज को बनाया है। जो अस्तित्व में है वो भी और जो अस्तित्व में नहीं है उसको भी उन्होंने ही बनाया है। तो जब वो शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर है तो उसको आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसकी जरूरत है जिंदगी को जीने के लिए, और जिंदगी के जीने के बाद भी आपको उनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप उनकी सत्ता के अधीन हो, वो आपकी सत्ता के अधीन नहीं है। आप एक बात खुद सोच के देखिए कि क्या आप उस परम शक्ति, उस भगवान को क्वेश्चन करने लायक हैं भी? क्या आप सच में उसको चैलेंज करने लायक हो? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप उन सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। हाँ, लेकिन आप क्यूरियोसिटी में एक भक्त की तरह खुद को समर्पित करके अपनी सभी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए अपने सवालों को उनके सामने रख सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, यानी कि उस ओम की शक्ति के आगे जब खुद को समर्पित करेंगे, तब जाकर आपको आपके सभी सवालों के एग्जैक्ट और एकदम सटीक जवाब मिलने लगेंगे। जैसे मार्था ने इस एपिसोड के अंदर अपने से बहुत बड़ी शक्ति आयो को समझने के लिए और आयो से जुड़े अपने सभी सवालों की क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए अपने आप को आयो के सामने समर्पित करा और खुद को उसके अंदर विलीन कर दिया। और जब उसने ऐसा करा तब जाके वो आयो से जुड़ पाई और तब जाके उसकी क्यूरियोसिटी शांत हो पाई। और अब इसी मैसेज के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।